को लास्ट क्लास में मैंने तुम्हें कौन सा टॉपिक करवाया था, पैरेलल वाला सिंगल फेज एसी सर्किट। तो मेरा अभी टारगेट है कि जो जो क्वेश्चन 100% आते ही आते हैं मैं तुम्हें पहले वो कवर करवा दूं, ठीक है। जैसे कि मैंने लास्ट टाइम बताया था कि इसमें से हमारे पास सीरीज पे बेस्ड एक आता है, पैरेलल पे बेस्ड आता है। पैरेलल पे बेस्ड मैंने लास्ट टाइम करा था, पैरेलल पे बेस्ड का क्वेश्चन चेंज नहीं करते, पैटर्न वही रहता है। सीरीज का ये बार बार चेंज करते रहते हो तो इसलिए मैंने नहीं करवाया। रेजोनेंस पे भी ये कभी पूछ लेते हैं कभी नहीं पूछते, कोई श्योरिटी नहीं होती। अब जो श्योरिटी है वो मैंने तुम्हें बताया था कि 3 फेज एसी सर्किट, 3 फेज एसी सर्किट में से 2 टॉपिक 100% आते हैं और इसमें गिनती के क्या हैं, 3 टॉपिक है। तो ये हमारा टाइम भी कम लेंगे और इसमें हमारे पास आउटपुट भी ज़्यादा आएगी, ठीक है। तो इसीलिए मैं तुम्हें क्या स्टार्ट करवा रही हूँ आज, 3 फेज एसी सर्किट करवा रही हूँ। लास्ट क्लास में भी मैंने तुम्हें बोला था कि अगर तुमने 3 फेज का अटेम्प्ट बिल्कुल सही कर लिया तो तुम बीटी में फेल नहीं हो सकते, राइट, बोला था ना। तो 3 फेज एसी सर्किट लास्ट टाइम हमने पढ़ा था सिंगल फेज, नाउ विल स्टडी अबाउट द 3 फेज एसी सर्किट। 3 फेज मीन्स 3 वायर्स। 3 वायर मतलब कौन कौन से, इंडिया में एक फिक्स्ड नोटेशन है, कौन कौन से कलर की होती है, रेड कलर, येलो कलर एंड ब्लू कलर। अब मैं तुम्हें ये 3 वायर्स तुम्हारे हाथ में दे रही हूँ एंड आई एम सेइंग दैट कनेक्ट दिस 3 वायर्स इनटू डिफरेंट कनेक्शन। तो तुम बताओ कैसे कनेक्ट कर सकते हो। तीनों वायर को एक पॉइंट से जोड़ दो, राइट। जैसे हमारे पास एक वायर क्या है, ये रेड है, दूसरी वायर येलो का एक कोना लिया वो जोड़ दिया, ब्लू का एक कोना लिया ये जोड़ दिया। ये क्या हो गया, हमारे पास एक कनेक्शन हो गया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है कि रेड को ऐसे लिया, रेड को येलो के साथ ऐसे कनेक्ट कर दिया और ब्लू को ऐसे कनेक्ट कर दिया। तो इट लुक लाइक्स अ स्टार कनेक्शन, स्टार की शेप ले रहे तो इट लुक्स लाइक अ स्टार कनेक्शन एंड दिस इज टेक्निकली नोन एज डेल्टा कनेक्शन। So basically 3 phase circuit is divided into further 2 category. One of the connection is the star connection, another connection is the delta connection. This is your lecture 2, delta connection. Star connection is like this, ठीक है, इस तरह से होता है, और डेल्टा कनेक्शन इस तरह से होता है। नाउ स्टार में हमारे पास न्यूट्रल होता है। न्यूट्रल पता है क्या होता है, सुना है न्यूट्रल, लाइक मैंने तुम्हें बताया था कि सॉकेट है, इस टाइप का सॉकेट है, इसमें एक क्या होता है, फेज होता है जहाँ से करंट अंदर जाती है, और एक क्या होता है, न्यूट्रल, जहाँ से करंट हमारे पास बाहर आती है, राइट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले डिटेल में स्टार कनेक्शन के बारे में। लाइक ड्रॉ द डायग्राम ऑफ द स्टार। ये स्टार का डायग्राम बनाऊं। इसमें एज आई टोल्ड यू कि कितनी वायर्स होती है, 3 वायर, ये वाली वायर रेड, ये वाली वायर येलो, ये वाली वायर ब्लू, और जो बीच में कनेक्शन होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल का कनेक्शन होता है। तो ये वाली वायर क्या हो गई, न्यूट्रल एन। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट। अब इसमें 2 चीजें होती हैं, आइदर विल मार्क करंट और विल मार्क वोल्टेज। या तो हम करंट मार्क करेंगे या फिर क्या मार्क करेंगे, वोल्टेज। अब सबसे पहले हम करंट मार्क करते हैं। लाइक सपोज ये आर में करंट जा रहा है तो वी कैन डिनोट इट बाय आई आर, दिस वन वी कैन डिनोट इट बाय आई वाई, दिस वन वी कैन डिनोट इट बाय आई बी, और इसको हम न्यूट्रल में जा रहा है तो न्यूट्रल करंट मान लेते हैं। अब इसमें 2 चीजें हैं, 2 चीजें कौन सी है, या तो तुम्हारे पास प्लेन वायर है इस तरह से, दिस इज ऑल्सो प्लेन वायर, दिस इज ऑल्सो प्लेन वायर, या फिर तुम्हारे पास एक वाइंडिंग वाली वायर है, वाइंडिंग वाली वायर, ये वाली वायर, ये वाली वायर और ये वाली वायर। तो टेक्निकली प्लेन वायर मतलब येलो वाली वायर को हम क्या बोलते हैं, लाइन से डिनोट करते हैं, और ग्रीन वाली वाइंडिंग वाली वायर को हम किससे डिनोट करते हैं, फेज से डिनोट करते हैं। गॉट इट। तो अब ये फेज करंट में देखो कितना करंट जा रहा है, ये एन और आर से कनेक्ट है, इसको हम मान लेते हैं आई एन आर, इसको हम मान लेते हैं एन और वाई से कनेक्ट है तो आई एन वाई, और इसको मान लेते हैं एन और बी से कनेक्ट है
तो INB, राइट। तो कैन वी से दैट INR इज इक्वल टू INY इज इक्वल टू INB। ये तीनों ही करंट प्लेन वायर में फ्लो हो रही है या फिर वाइंडिंग वाली वायर में? टेल मी। INR, INY और INB, ये कौन सी वायर में फ्लो हो रही है? प्लेन वाली वायर में। प्लेन वाली वायर ये वाली है, येलो वाली। ये वाइंडिंग वाली कौन सी है? ग्रीन वाली। और ग्रीन वाली को हम टेक्निकली किससे डिनोट करते हैं? फेज से। तो इसको हम किससे डिनोट करेंगे? आई फेज। ठीक है। अब हम प्लेन वाली वायर पे आ जाते हैं। इसमें IR, IY और IB तीनों ही क्या है? ये प्लेन वायर के अक्रॉस करंट फ्लो रही है। तो इसको हम कौन सी करंट बोलेंगे? लाइन करंट। और लाइन करंट को हम किससे डिनोट करते हैं? IL। तो बेसिकली फेज करंट को किससे डिनोट करेंगे? IPH। एंड लाइन करंट को किससे डिनोट करेंगे? IL। अब मुझे ये बताओ, INR की वैल्यू और IR की वैल्यू इक्वल होनी चाहिए या अनइक्वल होनी चाहिए तुम्हारे अकॉर्डिंग? INR ये चल रहा है और IR ये जा रहा है, तो क्या हमारा करंट कहीं भी डाइवर्ट हो रहा है? क्या हमारा करंट कहीं भी डाइवर्ट हो रहा है? अगर डाइवर्ट नहीं हो रहा तो वो सीरीज में माना जाएगा या अलग माना जाएगा? सीरीज में ही माना जाएगा। और अगर सीरीज में है तो करंट क्या होता है? सेम होता है। तो इसका मतलब दीज करंट्स आर सेम। तो टेक्निकली फेज करंट वुड बी इक्वल टू द लाइन करंट। तो फाइनली जो तुम्हें यूज हर बार स्टार कनेक्शन में। So this is the formula we got it, that in the case of star connection always line current is equal to the phase current. Next one is, now again I am drawing for the star connection only, but this time we'll draw the voltage. ठीक है। voltage also we need to draw two types of voltage, एक हम line voltage draw करेंगे और एक हम phase voltage draw करेंगे। लाइन मतलब एज यू नो कि प्लेन वायर के अक्रॉस। तो प्लेन वायर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी हो गई? R और Y है तो VRY, VYB और ये क्या है? VBR। ये मैं फिर से स्टार कनेक्शन ही बना रही हूँ। स्टार कनेक्शन में लास्ट टाइम हमने करंट को डिनोट करा था और इस बार मैं स्टार कनेक्शन में वोल्टेज को डिनोट करके दिखा रही हूँ। ओके। तो इफ विल मार्क द वोल्टेज अक्रॉस लाइन, ये देखो प्लेन वायर के अक्रॉस करी है VRY, VYB, VBR। तो ये क्या है? हमारी लाइन वोल्टेज। तो वी कैन से VL इज इक्वल टू VRY इज इक्वल टू VBR इज इक्वल टू VYB। लाइन वोल्टेज है। अब यहाँ पे देखो फेज वोल्टेज मार्क करनी है, तो N और R के अक्रॉस कितनी वोल्टेज होगी? VNR। N और Y के अक्रॉस कितनी होगी? और N और B के क्रॉस कितनी होगी? तो फेज वोल्टेज इज हाउ मच? VNR इज इक्वल टू VNY इज इक्वल टू VNB, यही होगी। तो इससे तुम्हें क्या पता लग रहा है कि जहां भी न्यूट्रल आ रहा है, न्यूट्रल मतलब N आ रहा है, तो वो क्या है? फेज से रिलेटेड, राइट। चाहे वो करंट हो चाहे वो वोल्टेज हो, तुम ऐसे याद कर सकते हो कि न्यूट्रल आ रहा है तो फेज से रिलेटेड है। अब तुम बताओ, क्या VRY इज इक्वल टू VNR? देखो VNR ये है और VRY ये है इतनी बड़ी, तो क्या यहाँ से यहाँ तक की वोल्टेज और ये वोल्टेज इक्वल होंगी? बिल्कुल भी नहीं होंगी। तो हमारे पास एक रिलेशनशिप आता है लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज का। मैं डेरिवेशन नहीं बता रही बट डायरेक्ट रिलेशनशिप बता रही, बिकॉज डेरिवेशन नहीं आती तुम्हारे मणिपाल में। दैट VL इज इक्वल टू √3 VPH। कि लाइन वोल्टेज और फेज वोल्टेज के बीच का क्या रिलेशन है? VL लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू √3 ऑफ फेज वोल्टेज। ठीक है। तो अभी हमने क्या पढ़ा कि स्टार कनेक्शन है तो लाइन करंट और फेज करंट क्या होगी? हमेशा इक्वल होगी। और लाइन वोल्टेज कितनी होगी? √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज। अब नेक्स्ट मैं इसी पे बेस्ड न्यूमेरिकल करवा रही हूँ। स्टार में ही दो कैटेगरी के न्यूमेरिकल होते हैं, आइदर दे विल गिव यू बेस्ड ऑन बैलेंस्ड लोड और दे कैन गिव यू बेस्ड ऑन अनबैलेंस्ड लोड।
अब देखो क्या डिफरेंस होता है बैलेंस्ड में और अनबैलेंस्ड में। अगर इसके इम्पीडेंस की, तीनों के इम्पीडेंस की वैल्यू सेम है, लाइक ये Z1 है, ये Z2 है और ये Z3 है, तीनों ही क्या है, सेम है, तो उस केस में तुम्हारा इम्पीडेंस क्या होगा, इक्वल होगा और बैलेंस लोड होगा। और अगर तीनों इम्पीडेंस अलग अलग हैं तो वो कौन सी कंडीशन के अकॉर्डिंग होता है, वो अनबैलेंस्ड लोड के अकॉर्डिंग होता है। तो पेपर में तुम्हारा बैलेंस्ड वाला क्वेश्चन भी आता है मणिपाल में और अनबैलेंस्ड वाला भी आता है। पैटर्न क्या कहता है प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग, दैट एक क्वेश्चन तुम्हें बैलेंस्ड का मिलेगा और एक क्वेश्चन तुम्हें अनबैलेंस्ड का मिलेगा। क्लियर दिस थिंग? बोलो कोई डाउट? नेक्स्ट, दिस इज योर क्वेश्चन पेपर फ्रॉम अप्रैल 2019, मेकअप का पेपर लिया मैंने, उसमें ये क्वेश्चन था, 3 सिमिलर इम्पीडेंस ईच ऑफ 20 माइनस J15 ओम। इट मीन्स कि ये कौन सा कनेक्शन है, ये तुम्हारा बैलेंस लोड का केस है, स्टार कनेक्शन है और 300 वोल्टेज वोल्ट दी हुई है। तो सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि सबसे पहले तुम्हें ये देखना है कि बैलेंस्ड है या अनबैलेंस्ड है। अगर सारे इम्पीडेंस की वैल्यू सेम है तो वो बैलेंस्ड है। अगर इम्पीडेंस की वैल्यू तुम्हें 3 दे रखी है अलग अलग, तो वो कौन सा केस होगा, अनबैलेंस्ड का होगा। गॉट इट? तो स्टेप नंबर 1 तुम्हें ये देखना है कि बैलेंस्ड है या फिर अनबैलेंस्ड है। स्टेप नंबर 2 तुम्हें ये देखना है कि वो स्टार कनेक्टेड है या फिर डेल्टा कनेक्टेड है। तो इसमें कौन सा कनेक्शन है, स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन आते ही फॉर्मूला लिख लेना यहीं पे साइड में अपने, IL इज इक्वल टू IPH, VL इज इक्वल टू √3 VPH, और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग तुम्हें पता है V इज इक्वल टू IR होता है, तो V इज इक्वल टू I इंटू Z होता है, तो VPH इज इक्वल टू IPH इंटू ZPH होता है। देखो क्या होता है जनरल फॉर्मूला, V इज इक्वल टू IR। अब तुम्हारे पास अगर R और L का कॉम्बिनेशन है, याद है मैंने बताया था ना, अगर R और L का कॉम्बिनेशन है तो इसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। या फिर R और C का कॉम्बिनेशन है तो इसके रेजिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस, राइट। तो V इक्वल टू IR फॉर्मूला ना बन के तुम्हारा क्या बन जाता है, V इक्वल टू IZ। Z हमेशा फेज में होता है, तो करंट भी किस में लोगे, फेज में। और अब 90% बच्चा, देखो मैं बोल रहा हूँ 90% बच्चा एक कॉमन मिस्टेक करता है, क्या, वो ये फॉर्मूला लिख लेता है VL इज इक्वल टू IL इंटू ZL। क्यों? क्योंकि ये माइंड गेम है। क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन तुम्हें कैसे देते हैं, VL दे देंगे और IL दे देंगे, तो बच्चा डायरेक्ट सोचता है कि V भी पता है, I भी पता है, ZL निकाल लेते हैं। बट नहीं, ये फॉर्मूला लिख के भी काट दो, तुम्हें उन 90% बच्चों में नहीं आना। तो तुम्हें हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, VPH इज इक्वल टू IPH इंटू ZPH। देखो गलत कैसे है वो फॉर्मूला, क्या तुम्हारा ये जो Z है इम्पिडेंस, ये लाइन में आ रहा है या फेज में आ रहा है? जो तुम्हारा ये इम्पिडेंस है Z, ये हमेशा तुम्हारा लाइन में आएगा या फेज में आएगा तुम्हारे अकॉर्डिंग? फेज में ही आएगा ना, तो इसलिए वो नीचे वाला फॉर्मूला लाइन वाला गलत हो जाता है। ओके, हाँ वो एग्जिस्ट ही नहीं करता। नेक्स्ट थिंग, इन्होंने वोल्टेज दी हुई है, वोल्टेज इज इक्वल टू 300 वोल्ट। अब या तो ये लाइन वोल्टेज होगी या फेज वोल्टेज होगी। अगर इन्होंने मेंशन करा हुआ है कि फेज वोल्टेज है तो वही लेनी है, और अगर इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा हुआ देन इन दैट केस वी नीड टू टेक इट एज अ लाइन वोल्टेज ओनली। ठीक है, जैसे यहाँ पे इन्होंने कुछ भी मेंशन नहीं करा एंड 99% ऑफ द टाइम दे डिडंट मेंशन द वोल्टेज, तो ऑटोमेटिकली वोल्टेज कौन सी होगी, हमेशा लाइन वोल्टेज ही होगी। अब इसमें इन्होंने क्या बोला हुआ है, डिटरमाइन फेज करंट। फेज करंट मतलब IPH की वैल्यू निकालनी है। अब देखो ये तुम्हारे फॉर्मूलेस हैं, ये तुम्हें गिवन है, ये दिया हुआ है 20 माइनस J16, तो Z की वैल्यू कितनी दी हुई है, 20 माइनस J16। अगर तुम्हें याद हो तो मैंने तुम्हें स्टैंडर्ड नोटेशन बताई थी कि अगर तुम्हारे पास R और L का कॉम्बिनेशन होता है तो क्या होता है, R प्लस JXL। R और C का होता है तो Z का क्या फॉर्मूला होता है, R माइनस JXC। तो यहाँ से तुम्हें पता लग रहा है कि ये R माइनस JXC होगा, तो Z इज इक्वल टू R माइनस JXC।
कंपेयर करोगे देन यू विल गेट r इज इक्वल टू 20 एंड xc इज इक्वल टू 16, करेक्ट। तो ये चीजें तुम्हें दी हुई हैं। फॉर्मूले पे आ जाओ, IPH इसमें है तो फॉर्मूला लिख लेते हैं, VPH इज इक्वल टू IPH इंटू ZPH। VPH we don't know but we know the relation कि VL by root 3 is VPH, है ना। तो VL by root 3 is equal to IPH हमें निकालना है, and ZPH they have mentioned that is 20 minus J 16, यही होगा। इसको सॉल्व करेंगे, VL इज हाउ मच 300 बाई रूट 3 इज इक्वल टू IPH। इसको मैं पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कर रही हूँ। पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करोगे तो तुम्हारे पास आ जाएगा 25.67, एंगल इज माइनस 38.65। अब यहाँ पे कोई भी एंगल नहीं दिया हुआ, सो इनडायरेक्टली वी कैन कंसिडर इट एज 0। तो 300 बाई रूट 3 इज हाउ मच 173.2, एंगल 0 इज इक्वल टू IPH। ये वाली चीज डिवीजन में ले आओ, 25.61 एंगल माइनस 38.65, तो तुम्हारे पास IPH की वैल्यू आ जाएगी। इसको सॉल्व करके हमारे पास आएगा 6.7 एंगल 38.65, ओके। ये 173.2 को डिवाइड कर दो 25.6 से, ठीक है, एंगल ऊपर जाके प्लस हो जाएगा। अब देखो फेस करंट आ गया हमारे पास IPH। नेक्स्ट इन्होंने क्या पूछा हुआ है, लाइन करंट। तो लाइन करंट फेस करंट के इक्वल है, तो इसका मतलब ये नहीं कि तुमने कि हाँ हमने तो फेस करंट निकाल दिया, लाइन करंट नहीं लिखना, सीरीज वाइज लिखना है कि फर्स्ट आंसर फेस करंट इतना आया है, सेकेंड आंसर लाइन करंट इतना आया है। तुम्हारी वे ऑफ प्रेजेंटेशन पेपर के लिए बहुत ज़्यादा मैटर करती है, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा पावर फैक्टर। पावर फैक्टर का मैंने बताया था तुम्हें फॉर्मूला, पावर फैक्टर इज हाउ मच, दैट इज cos फाई, और cos फाई का क्या फॉर्मूला होता है, r बाय जेड। तो तुम्हें r भी पता है 20 माइनस J16 के अकॉर्डिंग, ये r है, z निकल जाएगा तुम्हारा r का स्क्वायर प्लस xc का स्क्वायर, मतलब 20 डिवाइडेड बाय रूट ऑफ 20 का स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर, ठीक है। या तो यहाँ से कर लो। दूसरी चीज मैंने तुम्हें एक चीज और बताई थी, फाई इज द एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो करंट का एंगल कितना आया है हमारे पास 38.65, और वोल्टेज का एंगल कितना था 0, ये 0 है, और ये कितना होगा 38.65, तो ये करंट का एंगल कितना आ गया 38.65। तो डायरेक्टली 5 वैल्यूज 38.65, उसको कॉस से मल्टीप्लाई कर दो, कॉस ऑफ 38.65 विल बी इक्वल टू 0.78। नेक्स्ट देखो इन्होंने क्या पूछा हुआ है, एक्टिव पावर और रिएक्टिव पावर। लास्ट लेक्चर में मैंने बताई थी क्या पावर सिंगल फेज में। देखो पहले मैं सिंगल फेज की पावर बता रही हूँ, वो भी तुम्हें पता होनी चाहिए। पावर इज डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरी। वन इज द एक्टिव पावर, another one is the reactive power, another one is the apparent power। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, या तो सिंगल फेज में या 3 फेज में, दोनों में से इस पे बेस्ड एक क्वेश्चन पक्का आता ही है, लाइक 95% चांस है कि ये तुम्हारा आएगा ही। एक्टिव पावर को हम P से डिनोट करते हैं, रिएक्टिव पावर को हम Q से डिनोट करते हैं, एपरेंट पावर को हम S से डिनोट करते हैं। एक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI cos फाई, रिएक्टिव पावर का फॉर्मूला होता है VI sin फाई, एपरेंट पावर का फॉर्मूला होता है VI। एक्टिव पावर हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे रेजिस्टिव लोड होता है। रिएक्टिव पावर हम कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे इंडक्टिव या फिर कैपेसिटिव लोड यूज होता है। एंड एपरेंट पावर कहाँ यूज करते हैं, जहाँ पे RL RC या फिर RLC का लोड होता है। रेजिस्टिव लोड हम कहाँ यूज करते हैं पता है, अपने घरों में जितने भी तुम्हारे बल्ब फैन
ये सब रेजिस्टिव लोड है। इंडक्टिव और कैपेसिटिव लोड मोटर्स होते हैं बेसिकली, इंडक्शन मोटर वगैरह, या फिर फैक्ट्रीज में यूज होता है ये, या इंडस्ट्री में यूज होता है। और ये तुम्हारा होता है ट्रांसफॉर्मर में, जो तुम लास्ट चैप्टर में पढ़ोगे। एक्टिव पावर में बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट। यूनिट इसकी क्या होती है? वॉट, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय डब्ल्यू। रिएक्टिव पावर की यूनिट होती है वी ए आर। वी ए आर की फुल फॉर्म इज वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव। एंड एपरेंट पावर की यूनिट होती है वी इंटू आई, मतलब वोल्ट एम्पियर, वोल्ट एम्पियर। ये भी अपने फॉर्मूले पेज में लिखना, ठीक है। दिस इज फॉर सिंगल फेज। नेक्स्ट इसके बाद ये सिंगल फेज के लिए था, जो हम पढ़ रहे हैं वो थ्री फेज के लिए है। थोड़ा सा डिफरेंस है थ्री फेज में। एक्टिव पावर का क्या फॉर्मूला होता है? √3 VL IL cos फाई, ठीक है। रिएक्टिव पावर का क्या होता है? √3 VL IL sin फाई। तो बेसिकली √3 लग गया। एपरेंट पावर का क्या फॉर्मूला होता है? √3 VL IL। सिमिलरली अगर तुम चाहते हो कि मैम हमें लाइन की टर्म्स में नहीं निकालना, हमें फेज की टर्म्स में निकालना, क्योंकि जो भी चीज़ तुम्हारे पास क्वेश्चन में आएगी वो तुम्हें अल्टीमेटली फेज में तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। चाहे लाइन की टर्म्स में निकालो चाहे फेज की टर्म्स में निकालो, आंसर वुड बी सेम। तो यहाँ पे √3 नहीं होता, यहाँ पे 3 होता है, ठीक है। सिमिलरली 3 VPH IPH sin फाई, एंड सिमिलरली 3 VPH IPH। इसकी यूनिट सेम, वॉट, यूनिट मत भूलना बस, VAR, और यहाँ पे क्या हो जाएगा? VA। एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, ये भी अपने फॉर्मूले पेज पे लिखना। अब देखो इन्होंने क्या पूछा हुआ था, एक्टिव एंड रिएक्टिव पावर। तो एक्टिव पावर के लिए हमें क्या चाहिए? 3 पता है। फेज वोल्टेज वो भी तुमने निकाली थी, 173 समथिंग आई थी ना, 173.2। IPH भी तुमने अभी कैलकुलेट कर ली थी, cos फाई भी तुमने कैलकुलेट कर लिया था। तो सारी चीज है तुम्हारे पास, तुम्हें जस्ट वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है। अब नेक्स्ट, अब इसके बाद मैं नेक्स्ट करवा रही हूँ, तो मैं स्टार पे बेस्ड कर लिया। अब नाउ मैंने तो बताया था तुम्हें कि या तो स्टार पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा या फिर डेल्टा पे बेस्ड क्वेश्चन आएगा। ठीक है। तो डेल्टा कनेक्शन इज लाइक दिस। सेम, ना ही डेल्टा टफ है ना ही स्टार टफ है, दोनों ही आसान है, ठीक है। ये मत सोचो डेल्टा इजी है, मतलब दोनों ही सेम पेस पे ही है, और ये कोई भी मुश्किल है ही नहीं, थ्री फेज का कोई भी टॉपिक मुश्किल नहीं है। तो सिमिलरली सबसे पहले हम क्या करते हैं, वोल्टेज मार्क कर लेते हैं। यहाँ पे लाइन के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? VRY। लाइन के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? VYB। और R B के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? VRB, ठीक है। अब वन फेज की मार्क करते हैं, लाइक ये तुम्हारी क्या हो गई? लाइन वोल्टेज है ना, मैंने प्लेन वायर के क्रॉस मार्क कर दिया है। तो VRY इज इक्वल टू VYB इज इक्वल टू VRB। अब 1 और 3 के अक्रॉस वोल्टेज कितनी होगी? V13। 3 और 2 के अक्रॉस कितनी होगी? V32। 1 और 2 के अक्रॉस कितनी होगी? V12। तो ये कितना हो जाएगा? फेज वोल्टेज V13 इज इक्वल टू V32 इज इक्वल टू V12, ठीक है। अब मुझे ये बताओ कि क्या तुम्हारे पास V12 और VRY इक्वल होंगे अकॉर्डिंग टू यू, या देखो R और 1 के अक्रॉस एक प्लेन वायर है, तो इस पॉइंट के अक्रॉस और इस पॉइंट के अक्रॉस वोल्टेज क्या रहेगी? सेम। सिमिलरली यहाँ पे भी एक प्लेन वायर है, तो वोल्टेज क्या रहेगी? सेम। तो दैट मीन्स कि इस पॉइंट के अक्रॉस और इस पॉइंट के अक्रॉस ये दोनों पैरेलल में हो गए, और पैरेलल में वोल्टेज क्या होती है? सेम होती है। गॉट इट? So what we concluded from this, that line voltage is always equal to the phase voltage, ठीक है, क्लियर। अब नेक्स्ट हम क्या मार्क करेंगे? डेल्टा में करंट मार्क करेंगे। डेल्टा में नहीं, स्टार में तुम्हारा था ना, लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू द √3 टाइम्स ऑफ फेज वोल्टेज, अपोजिट चलता है। अब इसमें हम करंट मार्क करते हैं,
लाइक फर्स्ट लाइन करंट, तो ये कितनी हो जाएगी, आई आर, आई वाई, आई बी, करेक्ट। ये कितनी हो जाएगी, 1 और 2 के बीच में कनेक्ट है, तो I12, I13 और I23। तो आर और वाई बी ये क्या है, लाइन करंट, लाइन करंट इज इक्वल टू आई आर इज इक्वल टू आई वाई इज इक्वल टू आई बी। फेज करंट कितनी हो जाएगी, आई पी एच इज इक्वल टू I12 इज इक्वल टू I13 इज इक्वल टू I23। अब मुझे ये बताओ, क्या I12 और आई आर इक्वल है या अनइक्वल। देखो यहाँ से करंट डाइवर्ट हो रही है ना, कुछ करंट इधर जा रही है, कुछ करंट इधर जा रही है, और जब भी करंट डाइवर्ट होती है तो करंट इक्वल नहीं होता, इट मीन्स दे आर कनेक्टेड। एक बार ये बनाऊं, अब इसके बाद देखो इट मीन्स दे आर नॉट इक्वल, तो इनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होता है। क्या रिलेशनशिप होता है, अगेन यू डोंट नीड टू डू द डेरिवेशन। आई एल इज इक्वल टू √3 ऑफ आई पी एच, डायरेक्ट अपोजिट हो गया। एग्जैक्टली कि स्टार कनेक्शन में तुमने क्या पढ़ा था कि आई एल इज इक्वल टू, करंट इक्वल है, वोल्टेज अलग है, एंड डेल्टा कनेक्शन करंट इज डिफरेंट एंड वोल्टेज इज सेम। तो ये वाला फॉर्मूला दोनों के लिए ही कॉमन है, एंड पावर का भी फॉर्मूला दोनों के लिए सेम है। जो मैंने तुम्हें पावर लिखवाई थी ना, एक्टिव पावर रिएक्टिव पावर, वो स्टार के लिए भी सेम है एंड डेल्टा के लिए ऑल्सो इट इज सेम। अंडरस्टूड। नेक्स्ट, अब देखो मैंने तुम्हें बैलेंस्ड का केस बताया था, अब मैं तुम्हें बता रही हूँ अनबैलेंस्ड का केस, बिकॉज पेपर में एक अनबैलेंस्ड आएगा एंड 90% बच्चा अनबैलेंस्ड में अटक जाता है। ये बच्चों को डिफिकल्ट लगता है, तो बट मैं तुम्हें एक रटने वाला पैटर्न या एक पैटर्न बता दूंगी कि ऐसे ही करना है, मतलब ज़्यादा तुम्हें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। अब देखो अनबैलेंस्ड में क्या होता है, हमारे पास 3 फेज हैं, तीनों फेज का एंगल बेसिकली डिफरेंट होता है, ठीक है। ये मान लो आर फेज है, ये वाई फेज है, ये बी फेज है, ओके। आर को हम हमेशा क्या मान के चलते हैं, रेफरेंस मान के चलते हैं। अब मुझे ये बताओ आर और वाई के बीच में एंगल डिफरेंस कितना है, यहाँ के बीच में, हाँ पूरा ये 360 डिग्री है, इक्वली डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा, 120, ठीक है। अब ये मैं आर और वाई के बीच में बोल रही हूँ, तो इट मीन्स कि ये कितना हो जाएगा, नेगेटिव साइड पे ऐसे, क्योंकि जैसे अगर तुम बनाते हो ना ऐसे कि ये ऊपर से जा रहा है तो वो पॉजिटिव साइड पे होता है, नीचे वाली साइड पे होता है तो नेगेटिव साइड पे होता है, तो मैं आर से उल्टी साइड जा रही हूँ तो ये नेगेटिव हो जाएगा। अब इसी तरह अगर तुम आर और बी के बीच में ऊपर से जा रहे हो तो ये कितना हो जाएगा, +120 डिग्री, राइट। यही होगा आर और वाई के बीच में -120 और आर और बी के बीच में +120, गॉट इट, ठीक है। बस तुम्हें यही कंसेप्ट समझना है। इसमें नेगेटिव देखो ऐसे हो जाएगा कि अगर तुम ऐसे लेके जा रहे हो, आर और बी को नीचे से लेके जा रहे हो, तो वो कितना हो जाएगा, -240 डिग्री, राइट। और अगर आर और वाई को ऊपर से लेके जा रहे हो तो वो कितना हो जाएगा, +240 डिग्री। तो लॉजिकली तो दोनों चीज है, नहीं आर और वाई के बीच में, आर और बी के बीच में 120, फिर बी और वाई के बीच में 120, तो आर और बी के बीच में कितना हो गया, 240। बट इतना डीप में तुम्हें जाना नहीं है, तुमने पूछा तो मैंने बता दिया, तुम्हें सिर्फ ये याद रखना है, ये याद रहेगा, ठीक है। तो रेफरेंस क्या होती है, मैंने बताया था क्या सीक्वेंस होती है, आर वाई बी। तो आर और वाई के बीच की हमेशा वोल्टेज का एंगल कितना होगा, 0 डिग्री, क्योंकि आर मेरा रेफरेंस है। अब वाई के बाद क्या आ रहा है, वी वाई बी। दूसरे केस में अब एंगल कितना होगा हमारे पास, हमेशा -120 डिग्री। वी बी आर, इसका मतलब एंगल कितना होगा, +120। ऊपर से वी बी आर के बीच में +120 है, राइट। और y और b, जैसे अगर मैं यहाँ से देखूंगी तो नीचे देखो y पहले और b बाद में है, तो मैं कैसे जा रही हूँ, y से b नीचे से जा रही हूँ तो ऊपर, तो ये कितना हो जाएगा, -120, गॉट इट। बट तुम्हें ये जो याद करनी है चीजें, ये बस अपने दिमाग में घुसा लेना। ये वोल्टेज का तुम्हारा
एंगल है। इसी सीक्वेंस में चलना है, सीक्वेंस चेंज करोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा, वी आर वाई, वी वाई बी और वी बी आर। चलो अब इसमें देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज थ्री इम्पिडेंस जेड आर वाई, एक इम्पिडेंस दिया हुआ है जेड आर वाई, कितना दिया हुआ है 16 माइनस J12, ये भी तुम्हारा अप्रैल का क्वेश्चन पेपर है। और उसके बाद है जेड वाई बी इज 40 प्लस J30, जेड बी आर इज हाउ मच 25 माइनस J15। तो तीनों ही अलग अलग हैं, तो ये कौन सा केस हो गया तुम्हारा, अनबैलेंस्ड का केस हो गया, राइट। उसके बाद मैंने बोला था कि क्या देखना है, स्टार है या डेल्टा है, डेल्टा है। डेल्टा के केस में लाइन वोल्टेज इज इक्वल टू फेज वोल्टेज एंड लाइन करंट इज इक्वल टू √3 टाइम्स ऑफ फेज करंट। वोल्टेज कितनी दी हुई है इन्होंने, 400 वोल्ट, मतलब मैंने बताया था लाइन वोल्टेज ही देते हैं 99%, 400 वोल्ट। सीक्वेंस भी दी हुई है आर वाई बी। तुम्हें क्या निकालना है, फेज करंट। तुम्हारे पास फॉर्मूला क्या है, VPH इज इक्वल टू IPH इंटू ZPH। अब लाइन वोल्टेज कितनी है 400, तो फेज वोल्टेज भी कितनी हो जाएगी 400। बट ये तीनों का केस है, तो सबसे पहले क्या निकालो, VRY इज इक्वल टू IRY इंटू ZRY। लिख लूं, तीनों के अलग अलग बनेगा ना, देख लो एक बार। तो ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग अगर वी आर वाई है तो आई भी क्या होगा, आर वाई जेड आर वाई। जेड आर वाई हमें गिवन है 16 माइनस J12, करंट तो हमें निकालनी ही है, आई आर वाई इज द फेज करंट जो हमें निकालनी है। अब वी आर वाई तुम्हें मैंने बताया वोल्टेज कौन सी दी हुई है 400, यही हमारी लाइन वोल्टेज है, यही हमारी फेज वोल्टेज है। तो बट बैलेंस्ड अनबैलेंस्ड का केस है ये वाला, तो हमें एंगल क्या लेना पड़ेगा, वी आर वाई के केस में 0 लेना पड़ेगा। तो 400 एंगल 0 डिग्री, ठीक है। यहाँ से आई आर वाई आ जाएगा, सिंपल। एंड नेक्स्ट आ जाओ, वी आर वाई के बाद हमें क्या निकालना है, जेड वाई बी है तो वी वाई बी निकालना होगा। देखो वी वाई बी के केस में मैंने बोला ना, बस तुम्हें ये याद रखना है, वी वाई बी के केस में एंगल इज -120, तो 400 एंगल -120, ये आई वाई बी, और जेड वाई बी इज 40 प्लस J30, तो यहाँ से आई वाई बी आ जाएगा। सिमिलरली लास्ट बी, वी बी आर इज इक्वल टू आई बी आर इंटू जेड बी आर। अब इस केस में एंगल कितना हो जाएगा 400 प्लस 120 डिग्री। आई बी आर तुम्हें निकालना है और जेड बी आर इज 25 माइनस J15, राइट। तो बताओ इसमें कोई दिक्कत, बस तुम्हें यही याद रखना है, पहला एंगल 0, फिर -120, फिर दूसरा एंगल +120 डिग्री। अब इसको सॉल्व तो कर ही लोगे। अब यहाँ से तुम्हारे पास आई आर वाई आ जाएगा, डायरेक्ट मैं वैल्यू लिख रही हूँ, सॉल्व मतलब देख लेना कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा। होमवर्क है ये तुम्हारा, कंप्लीट तुम्हें करके लाना है। 20 एंगल 36.86, आई वाई बी इज 8 एंगल -156.86, आई बी आर इज 13.72, एंगल इज -209। अब इसमें ये बताओ, ये जो तुम्हारी करंट निकली है आई आर वाई, आई वाई बी एंड आई बी आर, दीज आर द फेज करंट और द लाइन करंट। देखो हमारे पास ये वैल्यूज आ गई, तो हमारे पास ये क्या आई है, आई आर वाई, आई वाई बी एंड आई बी आर, दीज ऑल आर द फेज करंट। आई बी आर एंगल इज -209 डिग्री। नेक्स्ट अब हमें क्या बोला हुआ है इन्होंने, दैट वी नीड टू कैलकुलेट लाइन करंट ऑल्सो। तो लाइन करंट कौन सी होती है, आई आर, आई वाई एंड आई बी। So there is one relationship between line current and phase current in case of delta connection। ये भी अपने फॉर्मूले पेज पे लिख लो कि डेल्टा का केस है और अनबैलेंस्ड का केस है, तो लाइन करंट और फेज करंट के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है। सी आर वाई बी की सीक्वेंस है, तो आई
आर इज इक्वल टू, आर के बाद क्या आ रहा है वाई, तो आई आर वाई माइनस वाई, वाई तक अब पहुंच गए, बी के बाद क्या आ रहा है आर, तो माइनस आई बी आर। फिर से मैं दूसरा बता रही हूँ, आई वाई, आई वाई बी, आई वाई को क्या लिखोगे, आई वाई से स्टार्ट करना है, आई वाई बी माइनस बी के बाद क्या आ रहा है आई आर वाई। नेक्स्ट आई बी का तुम बताओगे, एंड द बेस्ट पार्ट इज कि तुम्हें ये याद नहीं करना, तुम्हारा ये हैंडबुक में ये वाला फॉर्मूला दिया हुआ है, ठीक है। बट स्टिल अगर ए बी सी की सीक्वेंस है, कई बार क्वेश्चन में कंफ्यूज करने के लिए ए बी सी दे देते हैं, तो देखो आई ए, आई बी और आई सी की वैल्यू निकालनी होगी, तो आई ए बी माइनस आई सी ए दे देते हैं, कभी कभार ए बी सी दे देते हैं आर वाई बी की जगह, कोई बात नहीं, अब तो तुम्हें आ गया। आई बी को क्या लिख सकते हो, आई बी सी माइनस आई ए सी, आई सी का कितना हो जाएगा आई सी ए माइनस आई बी सी। कुछ गड़बड़ करी क्या मैंने, आई ए से स्टार्ट हो रहा है ए बी, और सी ए, बी से स्टार्ट हो रहा है तो बी सी, और हाँ ये ए बी आएगा। अब देखो तुम्हें क्या बोला हुआ है, लाइन करंट यू नीड टू कैलकुलेट, तो आई आर यू नीड टू कैलकुलेट, तो आई आर इज हाउ मच, आई आर वाई बी की सीक्वेंस है, तो माइनस आई बी, आई आर भी है, आई आर वाई भी है, और आई बी आर भी है। आई वाई इज हाउ मच, आई वाई बी माइनस आई आर वाई, ये भी है, आई बी इज आई बी आर माइनस आई वाई बी। सारी वैल्यूज हैं हमारे पास ये वाली। इसको तुम कैसे सॉल्व कर सकते हो, कॉम्प्लेक्स मोड में जाके, ठीक है। कैसे करोगे, कॉम्प्लेक्स मोड में जाके, कॉम्प्लेक्स मोड में तुम रेक्टेंगुलर को सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, राइट। तो इसका आंसर भी मैं बता रही हूँ, यू कैन क्रॉस चेक इट, 28.5 एंगल 10.82, आई वाई इज 27.83, angle is minus 147, IB is 10.84, angle would be 115.36.